दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं मुझे अनअकैडमी शिक्षा पर। वेलकम बैक टू अनअकैडमी शिक्षा। एक और जबरदस्त वीडियो के साथ हम आपके बीच आए हुए हैं, जहां पर कि हम करने वाले हैं बहुत ही जबरदस्त डिस्कशन। तो दोस्तों यहां पर हम बात करेंगे कि किस प्रकार से जो हम तैयारी कर रहे हैं उसमें और भी नए क्वेश्चंस को हम तैयार कर लें और अपनी जो कंप्लीट रिवीजन है उसको पूरा कर लें। आज है 30 सितंबर और आज का वीडियो होगा और भी खास। कुछ कारणों से, टेक्निकल वजह से हम लाइव नहीं कर पाए, तो हम ये आपको रिकॉर्डेड दे रहे हैं क्योंकि पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। इनिशियली मैं आपको बता दूं दोस्तों कि मेरा नाम है दीपक हिमांशु। आई एम एडुकेटर इन सीटेट एंड टेट कैटेगरी। आई एम फाउंडर ऑफ वायूपी एजुकेशन एंड आई हैव 10 years of teaching experience and trust of 4 lakhs plus student. आई एम ऑथर ऑफ मल्टीपल टीचिंग बुक्स। दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे अनअकैडमी प्लस की। दोस्तों अनअकैडमी प्लस आपके लिए बहुत ही उम्दा फीचर्स के साथ आपके बीच में आता है, जो कि आप पूरी तरीके से अपनी बेहतरीन तैयारी के लिए इसको उपयोग कर सकते हैं, जिसमें कि आपको लाइव लर्निंग मिलता है। कंफर्ट जोन में अपने घर से अनलिमिटेड एक्सेस कर पाते हैं आप सारे प्लस कोर्स का। टॉप एजुकेटर ऑफ इंडिया के साथ आप पढ़ाई कर सकते हैं। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन, लाइव टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल इत्यादि कई सारी चीजें यहां पर आपको मिलती है। दोस्तों अनअकैडमी हर वीक आपके लिए नए नए कोर्सेज लॉन्च करती है, चाहे वो एमपी टेट की हो या सी टेट की हो या आपके सुपर टेट की हो। इनफैक्ट सी टेट के वो हिंदी इंग्लिश अलग अलग मीडियम में कोर्स लॉन्च करती है और पूरी तरीके से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। मतलब सीटेट या सीटेट से जुड़ी हुई जितनी भी है, चाहे वो सुपर टेट है, चाहे वो डी ट्रिपल एस बी है, केवीएस है, या जितने भी अलग अलग एग्जाम हैं, सबकी तैयारी आप कर सकते हैं यहाँ पे। और पूरी चीजें अगर आप बात करते हैं तो आती है आपको एक टेस्ट सीरीज के साथ भी, जो कि हर वीक आपको टेस्ट सीरीज अनअकैडमी करवाती है। उसके अलावा वीकली मॉक क्विज सब कुछ होते हैं और ये सब कुछ आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एक ही सब्सक्रिप्शन में। बस एक सब्सक्रिप्शन आपको लेना होता है और ये पूरी चीज आपको मिल जाती है। सब कुछ आप परफेक्टली यहाँ पर कर सकते हैं। तो इन सभी चीजों के साथ दोस्तों आपको जो सब्सक्रिप्शन है वो बहुत ही मिनिमम चार्जेस में मिलता है, जो कि है 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ या 24 मंथ के पैकेज में। उसके बाद भी अगर आप यहाँ पे लगाते हैं रेफरल कोड और उसमें लगा देते हैं हिमांशु लाइव, तो ये आपको और भी बेहतरीन डिस्काउंट के साथ मिल जाता है। दोस्तों ऐसे ही आप पूरी तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं बेहतरीन तरीके से। और आज का जो वीडियो है वो हमारे लिए थोड़ा खास है, क्योंकि आज एक बार फिर से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ हम आपके बीच आए हैं, जो कि हम रिवीजन करेंगे। तो ये वीडियो जो जब भी आप देख रहे हैं तो वीडियो को आप कमेंट में रिप्लाई जरूर करिएगा और अपने आंसर जरूर बताइएगा। सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं आपके सामने लेकर आया हूं, देखिए। तो जो प्रेरक वातावरण के संपर्क में आने से विकसित होते हैं वो क्या है, ये आपको यहां पर पूछा गया है। प्रेरक आप लोग समझते हैं, मोटिवेटर को हम लोग प्रेरक बोलते हैं, मोटिवेशन को प्रेरक बोलते हैं, प्रेरणा बोलते हैं। तो जो प्रेरक हैं, जो मोटिवेशन है, अगर वो वातावरण के संपर्क में आने से, एनवायरमेंट के संपर्क में आने से विकसित होते हैं, तो वो कौन से होते हैं? जन्मजात प्रेरक, क्या ये वातावरण के संपर्क में आने से विकसित होते हैं? प्राकृतिक प्रेरक प्रेरक क्या ये वातावरण के संपर्क में आने से विकसित होते हैं? अर्जित प्रेरक क्या ये वातावरण के संपर्क में आने से विकसित होते हैं, या उपरोक्त सभी? दोस्तों बहुत ही ट्विस्टेड कहिए या बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन ये है आपको, क्योंकि वातावरण के संपर्क में आने से जन्मजात प्रेरक में भी बढ़ोतरी होती है, प्राकृतिक प्रेरक में भी बढ़ोतरी होती है और अर्जित प्रेरक में भी बढ़ोतरी होती है। मतलब पूरे तरीके से जितने भी आपके प्रेरक हैं वो सब प्रेरक आपको यहां पर आगे बढ़ते हैं। क्योंकि मान लीजिए कि जन्म से हमारे पास कुछ गुण हैं और जैसे हम वातावरण के संपर्क में आते हैं तो उसमें इन्हांसमेंट होता है, उसमें बढ़ोतरी होती है, उसमें कहीं ना कहीं इजाफा होता है। उसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं प्राकृतिक प्रेरक की, तो प्राकृतिक प्रेरक हमें कहीं ना कहीं पूरी तरीके से प्रकृति से जो भी चीजें हमें मिलती है, ये आने समय के साथ ये पूरी तरीके से आगे डेवलप होती है। अर्जित प्रेरक की बात करेंगे, ये कहीं ना कहीं जो भी चीजें हम अर्जित करते हैं उन चीजों के साथ ये आती है। तो अब जो हम चीज अर्जित करते जाते हैं वो आगे और भी ग्रो करती है। तो इसलिए ये सभी यहां पर करेक्ट होगा दोस्तों। उपरोक्त सभी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहां पर हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याख्या देते समय कोई उदंड छात्र अगर बाधा उत्पन्न करता है तो आप उसे क्या करेंगे? दोस्तों अगर व्याख्या देते समय कोई भी छात्र बाधा उत्पन्न करता है तो हम उसे दंड देंगे, या कक्षा से बाहर निकाल देंगे, या चुप रहने के लिए कहेंगे, या उसकी ध्यानपूर्वक बातें सुनेंगे। तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं दोस्तों, क्योंकि जब भी कोई बच्चा मान लीजिए बाधा उत्पन्न कर रहा है तो अभी नेगेटिव चीजें देखिए, दंड देना नेगेटिव चीजें हैं, कक्षा से बाहर निकाल देना ये भी नेगेटिव चीजें हैं।
चुपचाप रहने के लिए कहना, ये भी नेगेटिव चीजें हैं। लेकिन धैर्य रहकर उनकी बातों को सुनना, धैर्यपूर्ण उनकी बातों को सुनना, बच्चे को धैर्य से बताना, धैर्य से पढ़ाना, ये एक जबरदस्त बड़ी बेहतर चीज हो सकती है, क्योंकि यहां पर बच्चों में सीखने में इजाफा होगा। तो जब भी हम किसी चीज को डिटेल में डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो हमें यह चाहिए कि कोई भी अगर उदंड छात्र है तो हम उसकी बातों को सुने, उसकी बातों को समझें धैर्यपूर्वक, और उसे दंड ना दें, उसे हम बाहर ना निकालें, उसे चुप रहने के लिए ना बोले, हम उसकी बातों को सुनकर ये समझने की कोशिश करें कि आखिर उसमें प्रॉब्लम है कहां, तब जाके हमारा ये डी आंसर करेक्ट होता है। राइट एवरीबॉडी, जो भी लोग जब भी वीडियो देख रहे हैं कमेंट में आंसर करेंगे, ठीक है। ओके, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि बच्चों में व्यक्तिगत शैक्षिक विभिन्नता का प्रमुख कारक क्या है। तो व्यक्तिगत शैक्षिक विभिन्नता आप लोग समझते हैं, जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, राइट, उसका प्रमुख कारक क्या है। वंशानुक्रम, वातावरण, बुद्धि का अंतर, या वंशानुक्रम तथा वातावरण। तो जो इंडिविजुअल रूप से आप बात करते हैं शैक्षिक विभिन्नता की, इसका रीजन क्या हो सकता है, सब लोग यहां पर जरूर बताइएगा वीडियो में। दोस्तों, कभी भी जो भी इंडिविजुअल डिफरेंस की हम बात करते हैं, इसका कारक हमारा वातावरण भी हो सकता है और हमारा हेरिडिटी भी हो सकता है। तो यहां पर हम अगर देखते हैं दोस्तों, तो पूरे तरीके से जो भी हमारा वातावरण है, जो भी हमारा हेरिडिटी है, ये दोनों ही महत्वपूर्ण है। मतलब हमारे माँ बाप से जो हमने सीखा है वो भी महत्वपूर्ण है, और जो हमने अपने वातावरण से सीखा है वो भी महत्वपूर्ण है। तो बच्चों में व्यक्तिगत शैक्षिक विभिन्नता के प्रमुख कारक की बात करेंगे तो इसमें दोनों ही होगा। तो हमारा कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, डी, राइट, डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलेंगे हम लोग। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, अध्यापक कक्षा में प्रवेश करते ही छोटे छोटे प्रश्न पूछता है, ठीक है। अब जैसे क्लासरूम में जाता है टीचर, अब उसके बाद वो क्या करते हैं, छोटे छोटे प्रश्न पूछते हैं। मौखिक, लिखित, प्रायोगिक या क्रियात्मक, कौन सा ये परीक्षण होगा। अब आप सोचिए, हम और आप जब भी क्लास में जाते हैं बच्चों के सामने, तो हम अलग अलग प्रकार के बच्चों से प्रश्न पूछते हैं। तो जैसे क्लास में होता है, गए उसके बाद छोटे छोटे प्रश्न पूछ रहे हैं, छोटी छोटी बातें कर रहे हैं, तो ये किस प्रकार के परीक्षण के अंतर्गत आएगा, ये आपको बताना है। तो यहां पर आप तुरंत तो बच्चे को लिखने नहीं बोल रहे, तुरंत बच्चे को आप प्रैक्टिकल भी नहीं करवा रहे, तुरंत बच्चे को आप जो है क्रिया भी नहीं करवा रहे हैं, बस आप ऑरली मुंह से उनसे बात कर रहे हैं और पूछ रहे हैं। तो ये किसके अंदर आएगा, ये मौखिकता के अंतर्गत आएगा, मौखिक क्रिया के अंतर्गत आएगा। क्योंकि टीचर जो है यहाँ पर कक्षा में प्रवेश करते ही बच्चों से छोटे छोटे प्रश्न पूछ रहा है, तो ये आएगा आपका मौखिक परीक्षण के अंतर्गत, क्योंकि टीचर पूछ रहा है और बच्चा बता रहा है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आपका जो है मौखिक परीक्षण, ए इज द करेक्ट आंसर। राइट एवरीबॉडी, सब लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप जब भी वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को एकदम जैसे ही क्वेश्चन आता है वैसे ही आंसर करना शुरू कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अध्यापक छात्रों के व्यक्तिगत विभेद किस प्रकार सर्वोत्तम ढंग से जान सकता है। अगर मान लीजिए कि बच्चों में व्यक्तिगत विभेद है, दो बच्चों में अगर डिफरेंसेस है, व्यक्तिगत विभेद है, इंडिविजुअल डिफरेंस किस में नहीं, आप में है, बच्चों में, सब में, तो इसको कैसे वो बेहतर तरीके से जान सकता है। निबंध लिखवाकर, वाद विवाद प्रतियोगिता कर कर, परीक्षा के परिणाम से, या मनोवैज्ञानिक परीक्षण करके। अब यहां पे देखिए, ये बात सही है कि निबंध लिखाकर भी आप बच्चे को समझ सकते हैं, वाद विवाद प्रतियोगिता से भी बच्चे को समझ सकते हैं, परीक्षा परिणाम से भी बच्चे को समझ सकते हैं। लेकिन मनोवैज्ञानिक परीक्षण जो है दोस्तों, ये एक ऐसा फैक्टर है, ये एक ऐसा तथ्य है, ये एक ऐसी चीज है जिससे कि आप बच्चे के भाव को समझ सकते हैं। इन तीनों से आप बच्चे के टैलेंट को में भी समझ सकते हैं, दैट्स ओके, दैट्स गुड। लेकिन मनोवैज्ञानिक परीक्षण से आप बच्चों के भाव को समझ सकते हैं, बच्चों के मन को समझ सकते हैं, बच्चों के माइंड के अंदर क्या चल रहा है इसको समझ सकते हैं। तो ये आपका व्यक्तिगत विभेद का एक बेहतर तरीका हो सकता है, और अध्यापक जो है बच्चों के व्यक्तिगत विभेद को मनोवैज्ञानिक परीक्षण से जान सकता है। ये आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ेंगे सब लोग। किस विधि में अध्ययनकर्ता जो है, मतलब जो स्टूडेंट है, वो बच्चे या माता पिता या अध्यापक से मिलके अलग अलग प्रश्न पूछता है। मतलब माता पिता से पूछता है, या अध्यापक से पूछता है, या बच्चे से पूछता है, किसी मतलब आपस में एक दूसरे से पूछता है। तो किस विधि में, साक्षात्कार, वैयक्तिक,
निरीक्षण या प्रयोगात्मक। दोस्तों साक्षात्कार विधि की हम बात करते हैं तो साक्षात्कार में बिल्कुल बातचीत होती है, इंटरव्यू होती है, हम भी पूछते हैं, आप भी पूछते हैं। वैयक्तिक में क्या है, कंप्लीटली इंडिविजुअल लेवल पे बात होता है कि आप पर्सनली एक व्यक्ति के रूप में क्या सोचते हैं, क्या करते हैं। निरीक्षण विधि में आपका ऑब्जर्वेशन होता है, इसमें प्रश्न नहीं पूछा जाता है। प्रयोगात्मक विधि में भी प्रैक्टिकल होते हैं, प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। तो सबसे बेस्ट आंसर यहां पर हमारा हो जाता है साक्षात्कार विधि, क्योंकि दोस्तों जब ही हम इंटरव्यू की बात करते हैं, साक्षात्कार की बात करते हैं, तो ये अगर देखिएगा तो बच्चे या माता पिता या अध्यापक से मिलकर अलग अलग प्रश्न पूछता है, ये चीज साक्षात्कार विधि के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये आपका ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है एवरीबॉडी? आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं सबके कमेंट देखूंगा। तो यहां पर साक्षात्कार विधि है जिसमें कि डिस्कशन होती है और बच्चा प्रश्नों को पूछता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कंप्यूटर शिक्षा की सिफारिश किस आयोग ने की है? कंप्यूटर शिक्षा की बात करते हैं हम लोग, तो यहां पर अगर आप ध्यान दीजिएगा तो बहुत समय पहले से ही, मतलब आप जब स्कूल में आज से 10 साल 15 साल पहले की भी बात करिए, स्कूल में होगा नहीं कंप्यूटर, लेकिन उस समय में भी ये इनिशिएटिव चल रहा था कि स्कूल में बच्चों को कंप्यूटर की व्यवस्था कराई जाए। तो कंप्यूटर शिक्षा की सिफारिश की बात करते हैं तो बेसिकली जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, नई शिक्षा नीति है, उसके अंदर जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की जो न्यू शिक्षा नीति है, नई शिक्षा नीति है, उसके अंदर कंप्यूटर शिक्षा की सिफारिश की गई। मतलब वहां पर यह कहा गया कि भैया कंप्यूटर शिक्षा इंपॉर्टेंट है और कंप्यूटर शिक्षा बच्चे को दी जानी चाहिए। ठीक है, तो यहां से क्या होगा कि बच्चा पूरी तरीके से डिजिटली आगे बढ़ेगा। हालांकि प्रैक्टिकली अगर आप देखिएगा तो ये संभव हुआ नहीं, अभी भी प्रैक्टिकली हर स्कूल में कंप्यूटर नहीं है, अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में अगर आप देखिए तो। लेकिन नई शिक्षा नीति में ये सिफारिश की गई थी और उसके बाद इसको लागू करने के अलग अलग तकनीक, अलग अलग प्रयोग, अलग अलग तौर तरीके अपनाए गए थे। ठीक है, तो कंप्यूटर शिक्षा की सिफारिश नई शिक्षा नीति में हुई, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। अगर आपका स्थानांतरण, मतलब अगर आपका ट्रांसफर एक ऐसे जगह पे हो जाता है जहां की भाषा आप समझ नहीं सकते, तो क्या करेंगे? मतलब आपका ट्रांसफर एक ऐसे जगह पे हो गया है जहां का लैंग्वेज ही आप नहीं समझ पा रहे, तो आप क्या करेंगे? ट्रांसफर कराने का प्रयास करेंगे वहां से, या जो होगा देखा जाएगा ये सोचेंगे, या भाषा सीखने का प्रयास करेंगे, या अधिक से अधिक मौन रहेंगे? बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों अगर आपका स्थानांतरण ऐसे क्षेत्र में होता है जहां की भाषा आप समझ नहीं सकते, तो आपको यहां पर वहां की भाषा को सीखने का प्रयास करना चाहिए, ना कि ट्रांसफर लेना चाहिए, ना कि यह सोचना चाहिए जो होगा देखा जाएगा, और ना ही मौन रहना चाहिए। क्योंकि एज अ टीचर आपको फ्लेक्सिबल रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप फ्लेक्सिबल नहीं रहेंगे दोस्तों तो आपके जो स्टूडेंट हैं, आपके जो बच्चे हैं, वो कहां से फ्लेक्सिबल होंगे? उसमें भी ये डिस्क्रिमिनेशन है। जब हम अगर बात करते हैं ये भाषा की, हम ये भाषा हम नहीं बात करेंगे, ये भाषा में बात करेंगे, ऐसा नहीं है। आप देखते हैं कभी कभी ये बहुत बुरी बात है कि रीजनल लेवल पे लोग भाषा पर बात करते हैं कि एक भाषा के लोग को लोग महत्व देते हैं, एक भाषा के लोग को महत्व नहीं देते हैं। भारत विविधताओं का देश है, और आप जब भी एज अ टीचर काम करते हैं तो आपके साथ ऐसा हो सकता है कि आप कई अलग अलग जगह पे जाएं जहां पर कि आपका स्थानांतरण ऐसे जगह पे हो गया है जहां पर आप भाषा नहीं जानते हैं, वहां की कल्चर आपकी है ही नहीं। तो ऐसे केसेस में आप छोड़ थोड़ी देंगे, आपको छोड़ना नहीं चाहिए, आपको भाषा सीखने का प्रयास करना चाहिए, ताकि आप जो वहां पे परफॉर्म कर रहे हैं, जो आप बच्चे को सिखा रहे हैं, वो एक इस तरीके से आप सिखाइए, इस वे में सिखाइए कि वहां पर भी जहां पर आप भाषा नहीं भी जान रहे, वहां पर भी बच्चा आपको अनुकरण करे। ठीक है, तो एज अ टीचर हमें ये इम्पॉसिबल नहीं लगना चाहिए। हालांकि रियलिटी अगर आप देखिए तो कभी अगर किसी का ट्रांसफर हो जाता है ऐसे जगह पे, तो लोग चाहते हैं कि फिर से ट्रांसफर जल्दी हो जाए मेरा, कुछ पैसा टका दे लेके। लेकिन ये बहुत दुखद बात है, हमें जाके वो चैलेंजेस को स्वीकार करना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? शिक्षण कार्य में दैनिक जीवन की घटनाओं का समावेश अगर हम करते हैं, टीचिंग में अगर हम प्रैक्टिकल टीचिंग करवाते हैं, अगर हम यहां पर दैनिक जीवन की घटनाओं का समावेश करते हैं, तो उससे क्या होता है? क्या छात्र प्रसन्न रहते हैं? इसलिए हम करेंगे वो,
या अध्यापक को ज्यादातर परिश्रम नहीं करना पड़ता, या शिक्षण रुचिकर, सरल और उपयोगी बनता है, या कक्षा में शांति रहती है। ठीक है, क्या होता है? तो अगर हम पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए, या आप ही पढ़ा रहे हैं एज अ टीचर, तो उसमें आप रियल लाइफ, रेगुलर लाइफ, जैसा कि हम लोग अक्सर अपने क्लासेस में चर्चा करते रहते हैं, प्रैक्टिकली एग्जाम्पल लेते हैं, आपके आस पड़ोस के एग्जाम्पल लेते हैं, आपके घर परिवार के, अपने ऐसे इवेंट की एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आप कनेक्ट कर पाए। इससे क्या होता है? इससे बेसिकली दोस्तों आपका जो शिक्षण है, राइट, आपका जो टीचिंग है, ये रुचिकर होता है, सरल होता है और उपयोगी हो जाता है। तो कहीं ना कहीं दैनिक जीवन की घटनाओं का अगर हम समावेश करते हैं, तो उसका इंटेंशन ये नहीं कि बच्चे प्रसन्न रहें। हो सकता है प्रसन्न हो, रुचि रहेगी तो प्रसन्न तो होंगे ही ना, लेकिन ये हमारा इंटेंशन है ही नहीं। हमारा इंटेंशन क्या है कि अध्यापक को ज्यादा से ज्यादा परिश्रम ना करना पड़े, ये भी नहीं है, क्योंकि अध्यापक को इसमें ज्यादा से ज्यादा परिश्रम करना पड़ता है। लेकिन जो तीसरा पॉइंट है ना, कि शिक्षण रुचिकर हो, सरल हो और उपयोगी हो, ये अच्छा बात है। क्योंकि जब भी हम दैनिक जीवन की घटनाओं का समावेश करते हैं, तो टीचिंग जो है वो प्रैक्टिकली बेहतर होती चली जाती है, क्योंकि आप रिलेट कर पाते हैं। आपको लगता है कि आपके आस पड़ोस की चीजें, आपके घर की चीजें, आपके मतलब मोहल्ला समाज की चीजें, तो इसलिए शिक्षण जो है वो रुचिकर, सरल और उपयोगी हो जाता है। ठीक है, क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आजकल छोटे बच्चों पर पुस्तक का बोझ अधिक होता है। ठीक है, इससे क्या होता है? पुस्तक का बोझ मतलब जो बच्चे ज्यादा पढ़ना है, ऐसा प्रेशर बच्चों के दिमाग में होता है। तो ये इसका क्या प्रभाव होता है बताइए? क्या छात्र प्रत्येक का अध्ययन ही नहीं कर सकते, या अधिक भार से मानसिक विकास अवरुद्ध होता है, या अध्ययन के प्रति अरुचि होती है, या कंधे की हड्डी पर कुप्रभाव पड़ता है? देखिए शारीरिक, अगर वो जो लास्ट ऑप्शन है वो किताब उठाने की बात कर रहा है, तो चलिए वो यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन इसलिए नहीं होगा कि हाँ हो सकता है कि आप ज्यादा किताब उठाएं तो भी हो सकता है, लेकिन बात यहाँ पर मेंटल की हो रही है, मानसिकता की हो रही है। और जब भी हम दोस्तों मानसिकता की बात करते हैं, तो यहाँ पर हमारे लिए ये समझना अनिवार्य है कि पूरे तरीके से मानसिक विकास में अगर हमारे पे बहुत ज्यादा लोड रहेगा, तो वो प्रॉब्लम में आएगी, वहां पर कन्फ्लिक्ट होगा। तो अधिक भार से मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है, मानसिक विकास रुक जाता है, मानसिक विकास फ्रिक्शन में आ जाता है, मानसिक विकास में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। तो जब छोटे बच्चों पर पुस्तकों का बोझ अधिक होता है, तो इससे क्या हुआ कि बच्चे का मानसिक विकास अवरुद्ध हो गया। ठीक है, तो यही इसलिए आजकल आप देखिएगा बच्चों में के सिलेबस में से कई सारे पुस्तक को हटाया भी जाता है। तो इसका मतलब ये कि वो ये नहीं चाहते हैं कि बच्चे जो है बोर्ड फील करें। जी नेक्स्ट, छात्रों में श्रम के महत्व के विकास हेतु क्या करना चाहिए? अब जैसे कि कोई बच्चे के अंदर अगर श्रम के महत्व की बात करते हैं, मतलब बच्चा मेहनती बने, अगर ये आप चाहते हैं किसी बच्चे में, तो आपको क्या करना चाहिए? क्या शिक्षक को स्वयं श्रम करना चाहिए, या भाषण देना चाहिए, या छात्रों को अवसर देने चाहिए, या श्रमजीवी लोगों के उदाहरण देने चाहिए? ये बड़ा अच्छा चीज है कि दोस्तों अगर आप छात्रों में श्रम के महत्व की विकास की बात करते हैं, तो जहां भी आप मान लीजिए शिक्षक को स्वयं श्रम करना चाहिए, ये तो चलिए कि टीचर को देख सकता है बच्चा, ये एक बात है, लेकिन भाषण देना चाहिए, उससे कुछ नहीं होगा। श्रमजीवी लोगों को उदाहरण कर देना चाहिए, भी अच्छी बात है, मतलब, लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है कि छात्रों को खुद अवसर मिले, छात्रों को खुद मौका मिले। क्योंकि जब कोई काम आप खुद करते हैं दोस्तों, जब कोई काम आप खुद उसमें करके आगे बढ़ते हैं या खुद करने की कोशिश करते हैं, तो तब जाके आप ये फील करते हैं कि इसमें क्या ये है। मान लीजिए टीचर आपको कर भी दिया, जैसे मैं लगातार 2 घंटा बोलता हूं, कोई आके मान लीजिए बोल रहा है अरे क्या है, तो वो बोलना बहुत आसान है, लेकिन जब आप उस काम को करिएगा, तब आप उसके महत्व को समझिएगा, और उस पर आप देखिएगा कि अगर हमें अवसर दिया गया है, तब जाके आप उसको, उसके पेन को समझेंगे, या आप उसके अंदर जो एक्चुअल जो लर्निंग है, उस लर्निंग को समझेंगे। तो हमारा इंटेंशन क्या है कि श्रम के महत्व से कि आपके अंदर खुद वो शक्ति विकास हो, आपके अंदर खुद वो शक्ति का विकास हो। तो छात्रों के महत्व हेतु
छात्रों के अंदर श्रम के महत्व के विकास हेतु हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि हम बच्चे को, ठीक है, अवसर दें, मौका दें, खुद हर एक चीज ना कर दें, क्योंकि खुद हर एक चीज कर देंगे तो फिर बच्चा कैसे करेगा। भाषण देके भी कुछ नहीं होगा, श्रमजीवी लोगों को उदाहरण देके भी कुछ नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। परीक्षा समीप आने पर पाठ्यक्रम पूरा ना होने की दशा में अध्यापक को क्या करना चाहिए, बताइए सब लोग, है ना। तो अगर यहां पर हम बात करते हैं, परीक्षा अगर समीप आ गई है, ठीक है, और पाठ्यक्रम पूरा नहीं हुआ है, तो क्या छात्र को स्वयं पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए कहेंगे, या कुछ चुनिंदा प्रश्न करवा देंगे, या घर बुलाकर पाठ्यक्रम पूरा करवाएंगे, या अतिरिक्त समय देकर पाठ्यक्रम पूरा करवाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कि जब भी आपको ऐसा लगे, जब मान लीजिए एग्जाम आ गया नजदीक और आप लोगों को यहाँ पर काफी कम समय बचा है इसको पूरा करने के लिए, तो आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो इस समय पे हमारी ये ध्यान में यही बात रहनी चाहिए कि अगर मान लीजिए एज ए टीचर हम यहाँ पर हैं, तो स्वयं पूरा करने के लिए कहेंगे तो बच्चे अच्छे से नहीं कर पाएंगे, चुनिंदा प्रश्न करवा देंगे फिर भी कुछ ना कुछ छूट जाएगा, घर बुलाकर पढ़ाएंगे, कौन सी बात हुई, घर बुला के पढ़ाने से क्या हो जाएगा। लेकिन हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम थोड़ा अतिरिक्त समय दें, बच्चे को एक्स्ट्रा क्लास करवाएं और तब जाके बच्चों का सिलेबस कंप्लीट कर दें। मान लीजिए आपकी सडनली एग्जाम आ गई कि 15 दिन बाद एग्जाम है और आपके कुछ चीजें पूरी नहीं हुई है, तो थोड़ा ज्यादा टाइम देके बच्चे की चीजें हम पूरी कर दें, ये हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को इस वीडियो को देखने के लिए, और लगातार हम आपसे जुड़ते रहेंगे। अगले मंथ अक्टूबर में भी लगातार एक से एक बैक टू बैक जबरदस्त वीडियो के साथ हम आपके बीच आते रहेंगे। और अपने माता पिता का सम्मान करें, बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखें, सबों के साथ प्यार बांटें। अगले वीडियो तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत, बाय बाय, जय हिंद।